अध्याय 52 शाश्वत पवित्र राजा। नोवेल हाय द्वारा प्रकाशित। मिस डाई, आप कहाँ जा रही हैं? सूजिमो ने उसका पीछा करते हुए आंगन तक पहुंचा और चिल्लाया। उसकी आंखों में अनिच्छा छिपी नहीं रह सकी। बेशक यह मेरी दुनिया है। डाईयू ने मुड़कर सूजिमो को मुस्कुराते हुए चिढ़ाया, तुम और मैं दो अलग अलग दुनिया से हैं। शेन मैंकी ने सूजिमो को छोड़ते समय यही कहा था। अब जब यह बात दी यू के मुंह से निकली तो उसमें जरा भी तिरस्कार की भावना नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे दो अच्छे दोस्त जो एक दूसरे को बरसों से जानते थे एक दूसरे को चिढ़ा रहे हों, और साथ ही बिछड़ने का थोड़ा सा दुख भी। डीयू ने सूजिमो से कभी इस लहजे में बात नहीं की थी और न ही कभी मुस्कुराई थी। अब जाकर सूजिमो को एहसास हुआ कि डीयू सचमुच जा रही है। लेकिन तुमने मुझे महान जंगल के 12 दानव राजाओं की रहस्यमयी क्लासिक का बाकी हिस्सा नहीं पढ़ाया। तुम क्यों जा रहे हो? सूजिमो ने दिमाग लगाया और आखिरकार एक कारण समझ ही गया। डाईयू ने अपना सिर हिलाया। तुम्हारी आत्माएं पहले से ही जड़े हुए हैं। भविष्य में किसी अमर संप्रदाय में शामिल हो जाओ। अब राक्षस बनकर साधना मत करना। क्यों? सूजिमो ने भौहें चढ़ाई और कहा, मैं अमर के रूप में साधना करना चाहता हूँ। मैं एक राक्षस के रूप में भी साधना करना चाहता हूँ। एक ही समय में अमरता और दानव साधना। डाईयू ने अपनी खूबसूरत भौहें उठाई और हंसे बिना न रह सकी। तुम बहुत महत्वाकांक्षी हो। कुछ देर रुककर डाईयू ने पूछा, आत्मा ची शरीर को पोषण और संयमित कर सकती है। हालांकि इसकी तुलना राक्षसों से नहीं की जा सकती, फिर भी शरीर बहुत कमजोर नहीं होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अधिकांश साधकों के शरीर कमजोर क्यों होते हैं? क्यों? किसी व्यक्ति की शक्ति की एक सीमा होती है, चाहे वह अमर साधना हो या दानव साधना, हमेशा जीने का कोई रास्ता नहीं है। एक ही समय में अमर और दानव साधना, सबसे बड़ी संभावना यह है कि आप किसी भी मार्ग के अंत तक नहीं पहुंच पाएंगे। सूजिमो ने एक क्षण सोचा और कहा, मैं इसे आजमाना चाहता हूँ। डाईयू ने आगे कहा, अगर तुम अमर भी हो और बहुत साधना भी कर रहे हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। लेकिन अमर और राक्षस अलग अलग होते हैं। अमर अमर होते हैं और राक्षस राक्षस होते हैं। अगर तुम अमर भी हो और राक्षस भी, तो कोई भी पक्ष तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। जब तक तुम राक्षस हो, इसे अभी छोड़ दो। मैं हार नहीं मानना चाहता, सूजिमो ने हठपूर्वक कहा। भले ही पूरी दुनिया आपकी दुश्मन हो, भले ही पूरी दुनिया मेरी दुश्मन हो। सूजिमो के मन में यह साधना तकनीक उसे डीयू द्वारा सिखाई गई थी और इसके और भी महत्वपूर्ण अर्थ थे। दुनिया उसे रोक भी दे तो भी वह इसकी साधना जारी रखेगा। डाईयू एक क्षण के लिए चुप रही और फिर बोली, महान जंगल के 12 दानव राजाओं की रहस्यमयी कृति अंत में और कठिन होती जाती है। मेरे बिना तुम इसमें महारत हासिल नहीं कर पाओगे। सूजिमो की जिद्दी निगाहों को देखते हुए डाईयू ने धीरे से आह भरी और अंततः समझौता कर लिया। डाईयू की आंखों में एक राक्षसी चमक चमक उठी। सूजिमो के मन में कुछ शास्त्र उभर आए। डाईयू ने सूजिमो की ओर देखा और धीरे से कहा, यह पीछे लिखा शास्त्र है। इसे याद रखना। अगर तुम इसे साधना नहीं कर सकते तो इस पर अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। इसके अलावा अगर कैंगलैंग पर्वत श्रृंखला का वह बंदर भविष्य में मुसीबत में पड़े तो उसकी मदद करना। यह सुनकर सूजिमो की आंखें समझ से चमक उठी। डाईयू ने एक अन्य कारण से उसके लिए कैंगलैंग पर्वत श्रृंखला में प्रशिक्षण की व्यवस्था की थी। आत्मा बंदर के बिना सूजिमो 1 वर्ष के भीतर सैंगुइन ऐप 3 शैलियों में महारत हासिल करने में सक्षम नहीं हो पाता। आत्मा बंदर के बिना सूजिमो ने सांगुइन ऐप परिवर्तन को सक्रिय नहीं किया होता। हालांकि उस 1 साल के दौरान कैंगलैंग पर्वत श्रृंखला में डाईयू दिखाई नहीं दी, लेकिन वह सूजिमो पर नजर रख रही थी, वरना वह आखिरी पल में प्रकट ही नहीं होती। आखिरकार डाईयू उसके बारे में चिंतित थी। सूजिमो ने चुपचाप डाईयू को देखा। उसकी निगाहें तीखी और बेतुकी थी, मानो वह डाईयू के रूप को अपनी स्मृति में गहराई से अंकित करना चाहता हो। यदि आप अमरता और राक्षसी दोनों गुणों को विकसित करना चाहते हैं तो आपको अकल्पनीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन याद रखें, ये कठिनाइयां आपको और भी मजबूत बनाएंगी। बौद्ध धर्म के अवतंसक सूत्र में एक कहावत है जो मैं आपको दूंगा। यदि आप अजगर या हाथी बनना चाहते हैं तो आपको पहले घोड़ा या गाय बनना होगा। ऐसा कहते हुए डाईयू ने मुड़कर सूजिमो की ओर पीट करके हाथ हिलाया। डाईयू एक कदम आगे बढ़ी और हवा में उड़ गई। सूजिमो की नजरों के सामने उसका सुंदर रूप गायब हो गया और वह एक रक्तवर्णी तितली में बदल गई। उसके पंखों पर 2 चमकीले अर्धचंद्र अंकित थे। मैंने तुम्हारे लिए 3 चीजें छोड़ी हैं। पहली है तुम्हारे शरीर में आत्मा की जड़। बाकी 2 चीजों का शायद तुम भविष्य में उनका इस्तेमाल कर सको। डाईयू ने अपने पंख फड़फड़ाए और आसपास का स्थान पल भर में ढहकर बिखर गया। दरारें पड़ गई और अंधेरे और उदास शून्य को धुंधला धुंधला देखा जा सकता था। ठंडी हवाएं चल रही थी और दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। तितली अंधेरे में उड़ गई और धीरे धीरे गायब हो गई। डाईयू। सूजिमो कुछ कदम दौड़ी और उस दिशा में चिल्लाई जहां से डाईयू गई थी, मैं तुम्हें ढूंढूंगी। धीरे धीरे जगह सामान्य हो गई और दरारें भर गईं। इसी समय शून्य की गहराई से एक आवाज आई, जरूर, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। डाईयू एक तितली में बदल गई और चली गई।
जब दाई युए वहां से चली गई, तभी सू जिमो को एहसास हुआ कि उसके दिल में दाई युए के प्रति गहरा लगाव और निर्भरता थी। सू जिमो उसी जगह खड़ा था और 1 साल पहले यहाँ हुई छोटी छोटी घटनाओं को याद कर रहा था। एक पल के लिए तो वह स्तब्ध रह गया। सुबह का सूरज निकला और कोहरे को चीरती हुई सूर्य की रोशनी बाहर आई। अनजाने में सू जिमो पूरी रात आड़ू के फूल के पेड़ के नीचे खड़ी रही, बिल्कुल भी हिली नहीं। आखिरकार सू जिमो ने अपना सिर उठाया और दूर तक देखा। उसकी आंखों में चमक लौट आई और उसने अपने दिल के दुख और अनिच्छा को छुपा लिया। उसने एक गहरी सांस ली और जाने के लिए मुड़ा। सू जिमो जब सू परिवार के निवास के पास से गुजरा तो वह वहीं रुक गया। तार्किक रूप से कहें तो सू परिवार के सभी सदस्यों को कैंगलैंग शहर के स्काई ट्रेजर पवेलियन में छिपे होना चाहिए था। हालांकि इस समय सू परिवार के घर का दरवाजा खुला हुआ था और अंदर से धीमी आवाजें आ रही थी। सू जिमो हैरान होकर अंदर चला गया। दूसरा युवा मास्टर वापस आ गया है। जब सू परिवार के लोगों ने सू जिमो को देखा तो वे जल्दी से उसका स्वागत करने दौड़े। कुछ ही देर बाद सू होंग सभी को उसका स्वागत करने के लिए बाहर ले गया। जिमो, क्या तुम ठीक हो? सू होंग आगे बढ़े और सू जिमो के कंधों को पकड़कर उसे आंकने लगे। मैं ठीक हूँ। सू जिमो ने अपना सिर हिलाया और पूछा, आप सभी स्काई ट्रेजर पवेलियन में क्यों नहीं हैं? सोंग क्यू ने कहा, हम पिंग यांग टाउन छोड़ने की योजना बना रहे थे, लेकिन लाल वस्त्र पहने एक महिला अचानक प्रकट हुई और हमें रोक दिया। मानो उस दृश्य को फिर से याद करके सोंग क्यू की आंखों में गहरा सदमा छा गया। उसने कहा, यह महिला बहुत शक्तिशाली है। बिना किसी बाहरी मदद के वह जमीन से उठकर आसमान में उड़ सकती है। कम से कम वह एक जिनदान साधक तो है। उसने हमें यहीं रुकने के लिए कहा है और वह आपको वापस ले आएगी, द्वितीय युवा गुरु। फिर वह हमारी आंखों के सामने गायब हो गई। इस समय सू परिवार में हर कोई अपनी आंखों में आश्चर्य छिपा नहीं सका। सू जिमो ने अपना सिर नीचे कर लिया। किसी ने उसकी आंखों में अकेलेपन और उदासी पर ध्यान नहीं दिया। जिमो, वह महिला तुम्हारी मालकिन है ना? सू परिवार में हर किसी ने स्पष्ट रूप से अनुमान लगाया कि रहस्यमय महिला ही वह कारण थी जिसके कारण सू जिमो एक कमजोर विद्वान से एक शक्तिशाली साधक में बदल सकती थी, जो क्यूई शोधन योद्धाओं को मार सकती थी। वह मेरी स्वामी नहीं है। सू जिमो ने अपना सिर हिलाया। यद्यपि दाई यू ने उसे राक्षसी साधना सिखाई थी, लेकिन सू जिमो ने कभी भी दाई यू को अपना गुरु नहीं माना था। तो फिर यह महिला कहाँ है? चाहे कुछ भी हो, सू परिवार को उसका शुक्रिया अदा करना ही होगा। हम उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते, सू होंग ने फिर पूछा। वह चली गई है, सू जिमो ने धीरे से कहा। सब लोग चुप थे। सू जिमो ने खुद को संभाला और मुस्कुराते हुए पूछा, भाई, आगे क्या योजना है? सू परिवार की स्थिति बहुत ही विशेष थी। वे यान देश नहीं जा सकते थे और क्यूई देश उन्हें जगह नहीं दे सकता था। वे केवल अपना गृहनगर छोड़कर दूसरे जागीरदार राज्यों में बस सकते थे। मुझे भी नहीं पता। सू होंग ने धीरे से आह भरी। उसने यान देश की ओर देखा और बुदबुदाया, आखिरकार मैं यहाँ से जाने का साहस नहीं कर सकता। तभी दूर से एक काले कवचधारी घुड़सवार सेना दौड़ती हुई आई। पास पहुंचने से पहले ही वह चिल्लाया, युवा गुरु को सूचना दे रहा हूँ, यान साम्राज्य की सेना हमला कर रही है। चारों तरफ धूल उड़ रही है। कम से कम लाखों लोग हैं और उनमें साधकों के निशान भी हैं। अध्याय 53 शाश्वत पवित्र राजा। नोवेल हाय द्वारा प्रकाशित। यान देश की सेना। सू होंग ने भौहें चढ़ाई और संदेह से पूछा, यान देश नेतृत्व विहीन है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह होनी चाहिए कि सेना का मनोबल स्थिर करने के लिए एक नए राजा का चुनाव किया जाए। वे हम पर हमला करने के लिए सेना का नेतृत्व क्यों करेंगे? इसका कोई मतलब नहीं है। अंकल जेंग ने भी सिर हिलाया। लाखों सैनिक और घोड़े, यान देश की लगभग पूरी सैन्य शक्ति है। सिर्फ सू परिवार के लिए वे ऐसा क्यों करेंगे? कृषक। सू जिमो की आंखों में एक ठंडी चमक थी। उसने मन ही मन सोचा, जरूर जॉयफुल कबीला होगा। 10 दिन पहले जॉयफुल कबीले ने सू जिमो को मारने के लिए सैकड़ों साधक भेजे थे। अंततः वे सभी कैंगलांग पर्वत श्रृंखला में मारे गए। जॉयफुल कबीला इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। इसके अलावा चाहे सू परिवार हो या सू जिमो, उनका साधना जगत से ज्यादा संपर्क नहीं था। उनका एकमात्र शत्रु था आनंदमय कुल। बड़े भाई, पहले सू परिवार के सदस्यों को लेकर कैंगलैंग शहर चले जाओ। मैं जल्द ही वहां पहुंच जाऊंगा, सू जिमो ने धीमी आवाज में कहा। जैसे ही उसने अपनी बात समाप्त की, सू जिमो को कुछ महसूस हुआ और उसने दूर तक देखा। क्षितिज के अंत में 1000 से ज्यादा लोगों का एक दल उनकी ओर तेजी से दौड़ रहा था। डरावनी बात यह थी कि यह दल साधकों का था और वे अपनी तलवारों पर हवा में उड़ रहे थे। सू जिमो ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और स्पष्ट रूप से देखा। ये साधक अत्यंत तीव्र थे और पहले ही फाउंडेशन स्थापना के स्तर तक पहुंच चुके थे। एक दल जो पूरी तरह से फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टिवेटर्स से बना था। क्या जॉयफुल कबीला इतना शक्तिशाली था? बहुत देर हो चुकी है। सोंग क्यू का चेहरा बदसूरत था और उसने अपना सिर हिलाया। सू होंग ने अपनी मुठियां भींच ली और ठंडे स्वर में कहा, मैं काले बख्तरबंद घुड़सवारों को इकट्ठा करूंगा।
हम मौत का इंतजार नहीं कर सकते। जरा ठहरिए। सू जिमो ने सू होंग को रोका और सिर हिलाया। जल्दबाजी मत करो, पहले स्थिति देख लेते हैं। चाहे सू होंग हो या सोंग क्वी, उन्होंने पहले कभी आधार स्थापना साधकों से युद्ध नहीं किया था। हालांकि सू जिमो आधार स्थापना साधकों की क्षमताओं के बारे में बहुत स्पष्ट थे। यदि 1000 से अधिक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर्स से बनी एक सेना अपनी पूरी ताकत से हमला करे तो 50,000 काले बख्तरबंद घुड़सवार भी मौत से नहीं बच पाएंगे। 5000 की तो बात ही छोड़ दीजिए। यह कैंग लांग पर्वत श्रृंखला नहीं थी। सू जिमो एक आधार स्थापना साधक के बराबर भी नहीं था। 1000 से ज्यादा आधार स्थापना साधकों की सेना की तो बात ही छोड़ दीजिए। अब वह केवल प्रतीक्षा ही कर सकता था। कुछ ही देर बाद 1000 से ज्यादा फाउंडेशन स्थापना साधक पिंग यांग कस्बे के ऊपर आसमान में पहुंच गए। वे एक जैसी वर्दी पहने हुए थे और उनकी निगाहें दृढ़ थी। उनकी हर हरकत से लोहे के खून से लथपथ हत्या का इरादा झलक रहा था। वे साधक नहीं बल्कि एक सेना जैसे लग रहे थे। हजारों की संख्या में फाउंडेशन स्थापना साधकों के सामने एक आलीशान गाड़ी हवा में तैर रही थी। हालांकि उसे कोई नहीं उठा रहा था, फिर भी वह हवा में स्थिर गति से तैर रही थी। गाड़ी के सामने एक चमकदार और पारदर्शी मनके वाला पर्दा लटका हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे कोई व्यक्ति अंदर बैठा है। मनके वाले पर्दे की आड़ में उस व्यक्ति की शक्ल साफ दिखाई नहीं दे रही थी। यह है। सू परिवार में हर कोई हैरान था। एक क्यूई शोधन योद्धा के रूप में सोंग क्यू ने ऐसा भव्य दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। वह अचंभित था। कुछ गलत है, चाचा झेंग ने फुसफुसाते हुए कहा। इन साधकों के कब्जों पर अंकित निशान महान झोउ राजवंश के प्रतीक प्रतीत होते हैं। हवा में हर फाउंडेशन स्थापना साधक की आस्तीन पर एक सुंदर 5 पंजों वाला सुनहरा अजगर अंकित था। यह सजीव था और एक दमनकारी आभा बिखेर रहा था। तभी एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर, जो नेता लग रहा था, सामने आया। उसने सुनहरा चोगा पहना हुआ था और हवा में खड़ा था। उसकी पैनी नजर सू परिवार के सभी सदस्यों पर पड़ी और एक पल के लिए सू जिमो पर रुक गई। इसके बाद उस व्यक्ति ने अपनी कमर में रखे थैले से सुनहरे कपड़े का एक टुकड़ा निकाला और उसे धीरे धीरे खोला। जब उन्होंने सुनहरे कपड़े को देखा तो सू होंग और अंकल झेंग के चेहरे के भाव एकदम बदल गए और वे चिल्ला उठे, सम्राट का आदेश। केवल महान झोउ राजवंश को ही ऐसा स्वर्ण वस्त्र जारी करने का अधिकार था, और वह भी महान झोउ राजवंश के सम्राट से। महान झोउ राजवंश का सम्राट कौन था? वह महान झोउ राजवंश के सर्वोच्च व्यक्ति थे। उनकी उपलब्धियां अद्वितीय थी और उनकी शक्ति अपार थी। जब सम्राट क्रोधित होता था तो लाखों लाशें बिछाई जा सकती थी। सम्राट का आदेश जारी होने के बाद महान झोउ राजवंश के सभी जागीरदार राज्य केवल बिना शर्त उसका पालन कर सकते थे, अन्यथा उन्हें सम्राट की अवज्ञा करने का दोषी माना जाता और महान झोउ राजवंश द्वारा दंडित किया जाता। यान का राजा अत्याचारी है और उसने वफादार लोगों को नुकसान पहुंचाया है, जिससे शाही दरबार में अराजकता फैल गई है। उसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि सू होंग यान देश के सूम्यू का पुत्र है और उसे लोगों का समर्थन प्राप्त है। वह प्रतिभाशाली और साहसी है और लोगों से अपने बच्चों जैसा प्यार करता है। उसे नया राजा बनाया जा सकता है। मैं यह आदेश जारी करता हूँ और दुनिया को इसकी जानकारी देता हूँ। हवा में सुनहरे कवचधारी नेता ने धीरे से अपने हाथों में हुक्मनामा लिया और सू होंग की ओर देखा। सू होंग, हुक्मनामा स्वीकार करो। यह सू होंग अपनी आंखों में अविश्वास और सदमे के भाव के साथ जमीन पर जड़वत खड़ा था। महान झोउ राजवंश ने जागीरदार राज्यों के मामलों में शायद ही कभी हस्तक्षेप किया हो। सम्राट द्वारा राजा की उपाधि प्रदान करने के लिए सम्राट का आदेश जारी करना तो और भी अभूतपूर्व था। ऐसा नहीं था कि सू होंग राजा नहीं बनना चाहता था। उन्होंने पहले वेई मिंगचेंग के सुझाव को इसलिए अस्वीकार कर दिया था क्योंकि उन्हें चिंता थी कि अगर वह राजा बन गए तो युद्ध अवश्यंभावी रूप से छिड़ जाएगा और यान देश के निर्दोष नागरिक इसमें फंस जाएंगे। लेकिन अब सम्राट के आदेश के साथ सू होंग बिना खून की एक बूंद बहाए यान के राजा की उपाधि प्रदान कर सकता था और निश्चित रूप से यान देश में युद्ध नहीं छिड़ता। यदि कोई विरोध करता भी तो वह सू होंग को नहीं बल्कि सम्राट के आदेश को चुनौती देता। कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा। यह मौत को आमंत्रित करने से भिन्न नहीं था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि सू परिवार को अपना घर छोड़कर अलग अलग देशों में भटकना नहीं पड़ेगा। काले बख्तरबंद घुड़सवारों को भी आखिरकार रहने की जगह मिल जाएगी। युवा मास्टर, जल्दी करो और आदेश स्वीकार करो। अंकल जेंग उत्तेजित हो गए और अपनी खुशी छिपा नहीं सके और उन्होंने धीरे से आग्रह किया। लेकिन सू होंग परेशान लग रहा था। उसका महान झोउ राजवंश से कोई संपर्क नहीं था और सम्राट का यह फरमान तो और भी अचानक आया था। वह सचमुच बेचैन था। सहज रूप से सू होंग ने सू जिमो की ओर देखा। सू जिमो ने चुपके से भौहें चढ़ाई और अपना सिर हिलाया। उसने महान झोउ राजवंश से भी किसी को नहीं देखा था। सबसे बड़ी संभावना थी डाईयू। जाने से पहले डाईयू ने सू जिमो से कहा कि उसने उसके लिए 3 चीजें छोड़ी हैं। उनमें से एक आत्मा की जड़ थी, लेकिन उसने बाकी 2 का जिक्र नहीं किया। क्या उसका भाई दूसरी चीज की वजह से उसे राजा की उपाधि दे रहा होगा? हालांकि इसका कोई मतलब नहीं निकला।
सू जिमो इसे समझ नहीं सका और धीरे से बोला, भाई पहले आदेश स्वीकार करो। सू होंग ने सिर हिलाया और गहरी सांस ली। उसने झुककर प्रणाम किया और एक घुटने पर बैठकर गहरी आवाज में कहा, सू होंग इस आदेश को स्वीकार करता है। सुनहरे कवचधारी सेनापति ने हाथ हिलाए और सम्राट का आदेश सू होंग के हाथों में हल्के से आ गिरा। उसमें से एक चमकदार सुनहरी रोशनी निकल रही थी और वह इतना भव्य था मानो सम्राट स्वयं आ गए हों। तभी धूल का गुबार उठा और दूर से ही घोड़ों की तापों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। यान देश की सेना अभी अभी पहुंची थी और उसके नेता यान देश के प्रसिद्ध सेनापति थे। उनमें जियानआन शहर का सेनापति वेई मिंगचेंग भी था। लाखों सैनिक और घोड़े थे। वे इतनी घनी भीड़ में भरे हुए थे कि उनका अंत दिखाई नहीं दे रहा था। अग्रिम पंक्ति में बैठे सेनापति अपने घोड़ों से उतर गए और सू होंग की ओर घुटने टेककर जोर से चिल्लाने लगे, नमस्कार राजा, नमस्कार राजा। लाखों सैनिक एक साथ चिल्लाए। उनकी आवाजें कानों को बहरा कर देने वाली थी और अंतहीन गूंज रही थी। इस क्षण सू परिवार को आखिरकार समझ आ गया कि लाखों सैनिक बदला लेने नहीं आए थे। वे यान देश के नए राजा से मिलने और सू होंग को राजधानी की रक्षा के लिए वापस लाने आए थे। हालांकि यह बहुत अच्छी खबर थी, फिर भी सू परिवार उलझन में था। ऐसा लग रहा था जैसे वे कोई सपना देख रहे हों और वह सच नहीं था। सू जिमो ने अपना सिर उठाया और हवा में तैरती गाड़ी की तरफ देखा। वह अपनी नजरें उससे हटा नहीं पा रहा था, मानो वह गाड़ी के आर पार देखना चाहता हो। स्वूश! कमल की जड़ जैसी सफेद भुजा ने आगे बढ़कर मोतियों का पर्दा उठा दिया। एक खूबसूरत महिला गाड़ी से उतरी। उसने हल्के पीले रंग की एक पोशाक पहनी हुई थी जो जमीन पर लटक रही थी। उसकी कमर पर एक रिबन बंधा था जो उसके आकर्षक शरीर को और भी निखार रहा था। उस महिला की त्वचा बर्फ से भी ज्यादा सफेद थी और वह बेहद खूबसूरत और आकर्षक थी। जैसे ही वह बाहर निकली, उसके पीछे खड़ी शानदार गाड़ी अचानक अपनी चमक खो बैठी। जिमो, मैंने कहा था कि हम जरूर मिलेंगे। महिला ने सू जिमो की तरफ हाथ हिलाया और मुस्कुराई। अध्याय 54 शाश्वत पवित्र राजा। नोवेल हाय द्वारा प्रकाशित। यह सुनकर सभी के चेहरे पर अत्यंत रोचक भाव आ गए। स्वूश स्वूश स्वूश। अनगिनत निगाहें सू जिमो पर टिकी थी। सू निवास में सभी स्वाभाविक रूप से अचंभित थे। सभी समझ सकते थे कि उनके सामने खड़ी महिला कुलीन और उच्च परिवार की थी। बहुत संभव था कि वह महान झोउ राजवंश के शाही परिवार की सदस्य रही हो। सू निवास में सभी को और भी अधिक आश्चर्य इस बात से हुआ कि इस महिला के स्वर से ऐसा लग रहा था कि वह उनके दूसरे युवा स्वामी के बहुत करीब है। महिला के पीछे खड़े कई फाउंडेशन स्थापना साधक भी सू जिमो को देख रहे थे। उनकी आंखों में ईर्ष्या और जलन साफ झलक रही थी। सुनहरे कवचधारी कमांडर की निगाहें और भी अधिक प्रत्यक्ष थी, जिनमें उत्तेजना का संकेत था। याओ जू अपनी उड़ती हुई तलवार पर सवार होकर जमीन पर उतरी। उसने स्तब्ध सू जिमो को देखा और मुस्कुराते हुए होंठ भींच लिए। क्यों, क्या तुम मुझे पहचान नहीं रही हो? आप? सू जिमो भी सदमे से उभरा और मुस्कुराया। उसने पूछा, क्या तुम एज ऑफ फ्रॉस्ट सेट के अनुयायी नहीं हो? हाँ। याओ जू ने सिर हिलाया। वह थोड़ी देर रुकी और बोली, हालांकि मैं भी महान झोउ राजवंश की एक राजकुमारी हूँ। मेरा उपनाम जी है। उस दिन मैं तुमसे संयोग से मिली थी और मैंने तुमसे कुछ छिपाया था। तुम मुझे दोष तो नहीं दोगे, है ना? सू जिमो मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। जी उपनाम आम नहीं था। अगर जी याओक्स्यू ने उस दिन यह उपनाम कहा होता तो सू जिमो शायद उसकी पृष्ठभूमि का अंदाजा लगा लेती। हालांकि अब जब उन्होंने इसके बारे में सोचा तो कुछ सुराग मिले। जी याओशुए को स्काई ट्रेजर पवेलियन की पृष्ठभूमि का पूरा अंदाजा था। इसके अलावा उन्होंने सहजता से सू जिमो को एक स्काई ट्रेजर गोल्ड बैज दे दिया। ऐसी उदारता कोई साधारण फाउंडेशन स्थापना साधक नहीं कर सकता था। पुराने दोस्त, क्या तुम मुझे एक कप चाय नहीं पिलाओगे? जी याओक्स्यू ने अपना सिर झुकाया और पलकें झपकाते हुए पूछा। ठीक है, चलो मेरे घर चलते हैं। सू जिमो ने सू होंग की ओर सिर हिलाकर इशारा किया कि उसे चिंता न करनी चाहिए। फिर वह जी याओशु को अपने घर ले आया। सुनहरे कवचधारी सेनापति कुछ फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर्स को साथ लेकर आया और उसके पीछे पीछे चल पड़ा। वे इस बात से चिंतित लग रहे थे कि वे दोनों अकेले रह जाएंगे। आंगन में सू जिमो और याओ जू एक गोल मेज पर बैठे थे। मेज पर 2 कप सुगंधित चाय रखी थी। सुनहरे कवचधारी सेनापति और बाकी लोग याओ जू के पीछे खड़े थे। सुनहरे कवचधारी कमांडर ने सू जिमो को स्पष्ट शत्रुता से देखा। सू जिमो ने बहुत पहले ही इस बात पर ध्यान दिया था, लेकिन उसने इसकी परवाह नहीं की। याओक्स्वे, तुमने कैसे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सू जिमो शंकाओं से भरा हुआ था। जैसे ही उसने पूछने के लिए मुंह खोला, सुनहरे कवचधारी सेनापति की चीख ने उसे बीच में ही रोक दिया। राजकुमारी का नाम तुम्हारे जैसे नश्वर के लिए नहीं है। सुनहरे कवच वाले कमांडर ने उपहास किया और तिरस्कार भरी आंखों से सू जिमो को देखा। दाइजू। इससे पहले कि सू जिमो कुछ कह पाती, जी याओक्स्यू ने अपनी भौहें उठाई और गहरी आवाज में कहा, जिमो मुझे जो कहता है उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। बाहर जाओ और प्रतीक्षा करो। तीसरी राजकुमारी, राजा ने मुझे आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया है।
मैं नहीं जा सकता। दाईजू ने थोड़ा झुककर अपनी मुठियां भींच ली। तो चुप रहो। जी याओक्स्यू ने दाईजू को घूरते हुए उसे चेतावनी दी। हाँ महाराज। दाईजू का चेहरा भद्दा था। उसने सूजिमो को घूरकर देखा और सहमति जताई। सूजिमो के चेहरे पर शांति थी। उसने दाईजू के उकसावे को नजरअंदाज कर दिया और उसकी तरफ देखा तक नहीं। जी याओक्स्यू ने सूजिमो की ओर क्षमा याचना करते हुए मुस्कुराते हुए कहा, कुछ दिन पहले स्काई ट्रेजर पवेलियन से राजवंश को एक गुप्त आदेश भेजा गया था। मैंने उसे तब देखा था। गुप्त आदेश में दिए गए विवरण से मैंने अनुमान लगाया कि आप ही थे जिन्होंने यान के राजा को मारा था। इसलिए मैंने अपने पिता से एक शाही आदेश लिखने की विनती की और लोगों को वहां बुलाया। हालांकि जी याओशुए ने कुछ बातों का जिक्र नहीं किया था,